नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूँ अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर है, खबर बहुत पहले से है, सबको पता था, लेकिन जब जो होने वाली चीज़ कब जिस दिन होती है, जब उसकी हेडलाइन बनती है, तो फिर कभी-कभी लगता है कि ऐसी खबरें भी एक्स-रे मशीन के नीचे लेनी चाहिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर हो जाएँगे। उनकी उपलब्धियों की बातें तो हम उनके रिटायर होने के बाद ज़रूर एक शो में करेंगे। लेकिन हमें ये भी देखना है कि अब उनके पास दिन कितने बचे हैं आज से। अभी फ़िलहाल 4 नवंबर को अदालत खुलेगी, दिवाली की छुट्टी है। 4 तारीख को अदालत खुलेगी और 10 तारीख को अगला रविवार है। रविवार को छुट्टी होती है जिस दिन वो रिटायर्ड हो रहे हैं। तो उनके पास वर्किंग डे के नाम पे सिर्फ़ 5 दिन बचते हैं। अब उन 5 दिनों में 5 बड़े फैसले हैं, जिन पे देश की नज़र है। जब इस खबर को मैं एक्स-रे के नीचे देखता हूँ कि 5 दिन मुख्य न्यायाधीश के पास रिटायरमेंट के पहले बैच बचे हैं और 4 नवंबर से 8 नवंबर क्योंकि शनिवार को वो रिटायर ही हो जाएँगे, संडे को छुट्टी है इसलिए। तो 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे 5 दिन हैं। 5 दिनों में कुछ 5 बड़े फैसले आ सकते हैं क्या? खासकर मदरसा शिक्षक की वैधता पर, वैलिडिटी ऑफ मदरसा एजुकेशन। 23 अक्टूबर को ही यह फैसला सुरक्षित रखा गया था। ये मदरसे मुस्लिम व्यक्तियों द्वारा दायर की गई अपीलें हैं, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को रद्द करने की चुनौती देती हैं। सुनवाई समाप्त करते हुए चंद्रचूड़ साहब ने इस बात पे जोर दिया था कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब है जियो और जीने दो। उनके नेतृत्व वाली पीठ ने शिक्षा में विविध धार्मिक शिक्षा को समायोजित करने के महत्व पर प्रकाश डाला। यह कहते हुए कि राज्य मदरसों के कामकाजों को विनियमित करने के लिए नियम बना सकते हैं, लेकिन उन्हें खारिज नहीं किया जा सकता। पीठ ने कहा आखिरकार हमें इस देश में व्यापक दायरे को देखना होगा। धार्मिक निर्देश केवल मुसलमानों के लिए नहीं है, यह हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध आदि के लिए भी है। भारत एक धार्मिक देश है, इस पर बार-बार जोर देते हुए चंद्रचूड़ साहब ने कहा, देश को संस्कृतियों, सभ्यताओं और धर्मों का एक मिश्रण होना चाहिए। अब देखते हैं कि ये सुरक्षित रखा हुआ फैसला इन 5 दिनों में कैसा आता है। दूसरा है माइनॉरिटी स्टेटस फॉर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा। अब इसमें बहुत सारा रायता फैला हुआ है। 7 जजों के संविधान पीठ द्वारा 8 दिनों की मैराथन लगातार डे टू डे सुनवाई हुई और फरवरी में ये फैसला सुरक्षित रखा गया। 1968 में अजीज बादशाह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि एएमयू संख्यक संस्थान नहीं, बल्कि राष्ट्रीय महत्व का एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है और किसी विशेष समुदाय से संबंधित नहीं है। इसकी स्थापना मुसलमानों ने नहीं, बल्कि 1920 में ब्रिटिश सांसद ने की थी। सुप्रीम कोर्ट के फैस सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था कि एक बार संविधान द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का विश्वविद्यालय घोषित कर देने के बाद इसे अल्पसंख्यक संस्थान घोषित नहीं किया जा सकता। केंद्र की ओर से भी करीब-करीब यही दलील दी गई। अब देखना ये है कि इस पे निर्णय क्या आता है। तीसरा है संपत्ति का पुनर्वितरण, वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन। संपत्ति के पुनर्वितरण पर कांग्रेस के विचारों पर राजनीतिक विवाद के बीच में सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 39 बी की व्याख्या करते हुए कार्यवाही शुरू की थी।
राज्य की नीति के सिद्धांत के अंतर्गत आने वाले इस संवैधानिक प्रस्ताव की जांच की जा रही है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि सरकार को व्यापक सार्वजनिक हितों के नाम पे निजी स्वामित्व वाली संपत्तियों को पुनर्वितरित करने का अधिकार देता है। सुनवाई उस समय हुई थी जब यह राजनीति में विवाद बहुत गरमाया था, खासकर विधानसभा चुनाव के बीच में। अब आगे देखना होगा कि इस पर क्या सरकार स्टैंड लेती है, और इसको हम अभी विशेष और ज़्यादा डीप में इस पे बात करेंगे। और उसके बाद आता है दिल्ली रिट ट्री फॉलिंग कंट्रोवर्सी। सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंधन के आदेश का उल्लंघन करते हुए दिल्ली की रीच क्षेत्र में पेड़ों की अवैध कटाई के संबंधित विवाद है, जिसे दिल्ली एलजी की भूमिका सवालों के घेरे में है। सीजेआई बेंच के निर्देशन पर दायर हलफनामे में एलजीबी के सक्सेना ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि रीच के पेड़ों की कटाई करने के पहले सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी आवश्यक है। साइट पर किसी ने भी कानून आवश्यकता के बारे में नहीं बताया। डीडीए के उपाध्यक्ष सुभाशीष पांडा की ओर से भी कोई चूक कार्यवाही नहीं की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामे के माध्यम से आगे स्पष्टीकरण की मांग की। वास्तव में उन्हें कब पता चला कि पेड़ कट गए हैं? अब एक आखिरी जो फैसला पेंडिंग है, वो है लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस का दायरा। 21 अगस्त को यह फैसला सुरक्षित रखा गया है। मुद्दा यह है कि लाइट मोटर व्हीकल के संबंध में ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति उस लाइसेंस के बल पे 7,500 किलोग्राम से अधिक वजन वाले लाइट मोटर व्हीकल क्लास के परिवहन वाहन को चलाने का हकदार हो सकता है या नहीं। कानूनी सवाल ने लाइट मोटर व्हीकल चलाने के लाइसेंस रखने वालों द्वारा चलाए जा रहे परिवहन वाहनों के जुड़े दुर्घटना के मामले को बीमा कंपनियों द्वारा दावे के भुगतान को लेकर विभिन्न विवादों को जन्म दिया है। बीमा जितने भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, उनका दावा है या आरोप है कि मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण और अदालतें लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में उनकी आपत्तियों की अनदेखी कर उन्हें बीमा दावों का भुगतान करने के लिए आदेश पारित कर रही है। बीमा फर्मों ने कहा कि बीमा दावा विवादों का फैसला करते समय अदालतें बीमा धारक के पक्ष में दृष्टिकोण अपना रही है। अब ये तो 5 चीजें हैं जहां अ, बात हो रही है कि ये 5 फैसले 5 दिनों में आ सकते हैं। लेकिन जो सबकी नज़र उस पे है कि समाज के लिए सरकार अपनी ज़मीन ले सकती है, और 9 बेंचों के सामने ये विवाद हुआ और इसका अभी हल होना है। सरकार किसी भी निजी संपत्ति को अधिग्रहण कर सकती है क्या? समाज की भलाई के लिए। अब सुनवाई हो चुकी है इसमें 9 जजों की बेंच ने, और मुझे लगता है कि ये अभी तुरंत ये आएगा और इसका रिपरकशन बहुत अडानी से लेके अंबानी तक सब पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। सवाल यह है कि किसी व्यक्ति या समुदाय की निजी संपत्ति को समाज की भलाई के लिए सरकार अपने नियंत्रण में ले सकती है। अब 2023 में ऑक्सफैम की आई एक रिपोर्ट माने तो भारत के टॉप 5% लोगों के पास 60% संपत्ति का हिस्सा है, जबकि न्यूनतम में गुजर बसर करने वाले भारत की 50% आबादी देश के महज 3% संपत्ति पर जी रही है। असमानता की इस खाई को पाटने के लिए लोकसभा चुनाव में जिस वक्त भाजपा और कांग्रेस बहस कर रहे थे, उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की संवैधानिक पीठ इस सवाल पर माथापच्ची कर रही थी
कि क्या किसी निजी संपत्ति को कब्जे में लेकर सरकार उसको ज़रूरतमंदों में बाँट सकती है। अब ये कुल मिला के पूरा जो मामला है, वो अनुच्छेद 39 बी के आसपास घूमता है। संविधान का अनुच्छेद 39 बी इस विवाद की मानो तो जड़ है। अदालत की अलग-अलग बेंच ने इस अनुच्छेद को अलग-अलग व्याख्या कर और उलझा दिया है। 39 बी संविधान के चौथे भाग में आता है। संविधान का ये हिस्सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी नीति निर्देशक तत्व कहलाता है। जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि ये सरकार को बाध्य नहीं है लागू करने के लिए, ये निर्देशन मात्र है। 39 बी में कहा गया है कि राज्य एक ऐसी नीति बनाए जिसमें संसाधनों को स्वामित्व और नियंत्रण का बंटवारा कुछ इस तरह हो कि उसमें आम लोगों की भलाई अधिक से अधिक हो सके। करीब 5 दशक से 39 बी की व्याख्या का मामला उलझा हुआ है। 77 में 7 जजों का एक फैसला आया था। उसके बाद में 1983 में 5 जजों का फैसला, 1996 में 9 जजों का फैसला और हाल में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। फिर से एक बार महाराष्ट्र सरकार के 1976 के एक कानून और उसमें कुछ संशोधन के बाद पहुंचा। महाराष्ट्र में 1976 में सरकार एक कानून लाई जिसका नाम था महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट एक्ट, म्हाडा, यानी महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास कानून। इसके तहत शहर की पुरानी खस्ताहाल इमारतों से जुड़ी एक समस्या को खत्म करने का ख्वाब दिखाया गया था। नए कानून में प्रावधान था कि जो इमारतें समय के साथ असुरक्षित होती जा रही है, लेकिन फिर भी कुछ गरीब परिवार किराएदार के तौर पे वहाँ रह रहे हैं, उन्हें मुंबई बिल्डिंग रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड को सेस देना होगा, एक टैक्स देना होगा, जिससे इमारतों की मरम्मत की जा सके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत हुई साल 1986 में। इस बरस महाराष्ट्र सरकार ने अनुच्छेद 39 बी का इस्तेमाल करते हुए कानून में 2 संशोधन किए। इसमें से एक मकसद ज़रूरतमंद लोगों को उन ज़मीनों को और इमारतों का अधिग्रहण कर देना था, जहाँ वे रह रहे हैं। दूसरे संशोधन में यह तय हुआ था कि राज्य सरकार उन इमारतों और ज़मीनों का अधिग्रहण कर सकती है, जिन पर सेस लगाया जा रहा है। भरसक कि यह वहाँ रह रहे 70% लोग सरकार के इस अनुग्रहण का विरोध कर रहे थे। ये संशोधन मुंबई के उन मकान मालिकों को रास नहीं आया जिनको संपत्ति की वजह से खोने का डर था। लिहाजा उन्होंने 1976 के कानून में हुए संशोधन को हाई कोर्ट में चुनौती दी और ये वहां से ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट आया। और सुप्रीम कोर्ट का जो 9 बेंच जजों का बेंच है, इसमें चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस हरिकेश राय, जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस सुधांशु धुलिया, जस्टिस जेबी पाद्रीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस राजेश बिंदल, जस्टिस सचिन चंद्र शर्मा, जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह ने इस मामले को सुना है और फैसला सुरक्षित रखा है। अब ये जब फैसला आएगा और यदि ये फैसला आता है कि सरकार संपत्तियां निजी अधिग्रहण कर सकती है, तो फिर भगवान मालिक है। कम से कम मुझे ऐसा लगता है वर्तमान में जो केंद्र में सरकार है और राज्यों में जो खासकर भाजपा की सरकार है, जो अपने एक उद्योगपति को मदद करने के लिए राष्ट्र हित में कुछ भी संपत्ति अधिग्रहण कर सकती है। क्योंकि ये मामला हो गया अभी वर्तमान में देश में कि यदि अडानी जी के खिलाफ आप कुछ बोलो या अडानी जी पे उठे हुए सवालों को रेखांकित करो, तो लोग या सरकारी भोपू या जो सरकार के दलाल टाइप मीडिया में लोग हैं, वो लगातार इस बात को आरोपित करते हैं कि अडानी पे सवाल उठाने वाले लोग राष्ट्र के विकास पर सवाल उठा रहे हैं। अडानी इंडिया हो गए हैं और इंडिया अडानी हो गए हैं। अडानी समूह का विकास भारत का विकास हो गया है। और यदि इस जो प्रावधान है 39 बी का, सोच अच्छी है कि सारी संपत्ति कुछ चंद मुट्ठी भर लोगों के बीच में नहीं, लेकिन फिर राष्ट्र के विकास के नाम
औद्योगिकरण के नाम, फिर उन्हीं लोगों के हाथ में बाकी बची हुई भी संपत्ति जाने का खतरा भी है। ये दुधारी तलवार है। जब मैं इस तरह से इसको देखता हूँ तो मुझे खासकर 5 जो फैसले आने हैं, वो अपना-अपना एक इम्पैक्ट रखेंगे। लेकिन सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये 39B वाला जाएगा, जो जिसके ऊपर कई बार सर्वोच्च न्यायालय व्याख्या कर चुका है। मैंने खुद गिनवाया 4-5 बार तो सर्वोच्च न्यायालय ही मामला हो गया। 9 बेंच ने भी एक बार बात की है, कभी 5 बेंच, कभी 7 जजों की बेंच। इस बार फिर 9 जजों की बेंच बैठी हुई है और पूरा देश टिकटिकी लगा के इस फैसले में देख रहा है। क्या चंद्रचूड़ जी आने वाले सप्ताह में सोमवार से लेके शुक्रवार तक इस पे प्रकाश डालेंगे? इस पे कुछ फैसला निर्णय आएगा। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्च।